हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति, और आज है इसका लास्ट क्लास, लास्ट चैप्टर। अभी तक हमने बहुत सारे मुद्दों को समझा। हमने शुरुआत की थी कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस वक्त हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस थे, हम उनसे किस तरह से निपटे, कैसे सरकार आई, कैसे हमने पूरे एक डेमोक्रेटिक जो सेटअप था उसको सुचारू रूप से चलाना शुरू किया। सरकारें बदली, पार्टियां बदली, कब कब कौन कौन से मुद्दे प्रमुख रहे, आपातकाल लगा। कांग्रेस पार्टी की शुरुआत से बात करेंगे कि एक वक्त था जब एक एरा कहा जाता था वन पार्टी डोमिनेंस का। उसके बाद कैसे हमने डेवलपमेंट के लिए क्या पॉलिटिक्स अपनाई, कौन कौन सी नीतियां अपनाई, पंचवर्षीय योजना अपनाई। उसी में हमें दो काम करने थे कि देश की व्यवस्था को संभालते संभालते जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वह भी बनाने थे। हमने नॉन अलाइनमेंट, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, और भी जैसे पंचशील समझौते, और भी जाने बहुत सारे जो मुद्दे थे उन सभी को हमने विदेशी संबंध में पढ़ा। कांग्रेस प्रणाली की बात की, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, और इसमें हमने 1975 का जो आपातकाल, जो इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी जी ने लागू किया था उसको हमने समझा कि क्या उस वक्त के पूरे, चाहे हम पॉलिटिकल बात करें या फिर बाकी देखेंगे कि क्या सर्कमस्टांसेस बने, कैसी परिस्थितियां थी, और आपातकाल को लगाया गया उसका आधार जो था वह गलत था, और इसी वजह से लोगों ने उसको डेमोक्रेसी के लिए एक संकट के तौर पर माना। फिर आगे हमने क्षेत्रीय आकांक्षाओं की बात की, और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति नए बदलाव। और इसमें हम देखेंगे कि 1989 के बाद से आज हम बात कर लेंगे 2024 में इलेक्शन से, तो 2024 तक की एक संक्षिप्त चर्चा करंट अफेयर के एक टॉपिक के साथ हम इसको खत्म करेंगे। 89 के बीच में से 2023 तक का जो एक पूरा सफर है, कौन सी सरकारें आई, किन पार्टी ने अलायंस बनाया, किस गठबंधन ने शासन किया, क्या उनकी नीतियां थी। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिक्स एनसीईआरटी में कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। एक टॉपिक हमने उसमें पढ़ा था कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। उसका एक एग्जाम्पल आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सो देखो यहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आप अभी यूपीएससी मेंस 2023 की जब बच्चों हम बात करेंगे, क्वेश्चन पूछा कि 1990 के दशक में 356 जो आर्टिकल है उसका उपयोग कम क्यों होने लगा था, क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस बने, क्या राजनीतिगत परिस्थितियां थी, और क्या ऐसे लॉ लेकर आए या फिर बाकी कुछ ऐसी विधियां बनी कि वो उसका यूज जो है राष्ट्रपति शासन का वह कम हो गया। तो कभी भी आपका मेन पर्पस होना चाहिए इस चैप्टर को समझने का कि क्या बदलाव हो रहे थे इस वक्त की राजनीति में, किन मुद्दों पर राजनीति की जाती थी, किन मुद्दों पर राजनीति बेसिकली हुई। जैसे कि आप आज देखेंगे कि मान लीजिए किसी, चलो खैर इसको छोड़ देते हैं करंट को, है ना। सो यहाँ पर इस पूरे जो एक एरा था इसको हम समझेंगे कि इन 20-30 सालों में जो है वह कैसे सरकारें बदली, उनके एजेंडे बदले। मंडल आयोग क्या था, देखो इसमें हमें टॉपिक पढ़ना है कि 1990 का जो दशक था वह क्या था, कैसा था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि 90 के दशक के आसपास कुछ 4 प्रमुख ऐसी बातें शुरू हुई, 4 प्रमुख ऐसे फैसले थे, ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। उन 4 प्रमुख बातों को पढ़ेंगे हम। यहां बात करेंगे गठबंधन की। ठीक है, गठबंधन का मतलब जो मल्टी पार्टी एक साथ आकर गवर्नमेंट फॉर्म करेंगी। तो गठबंधन का युग इस समय जो है वह कैसे चला था 90 के बाद, और ये एक राजनीतिक ऐसा कारण था जिसके चलते आर्टिकल 356 का जो प्रयोग है वह अब उतना ज्यादा नहीं हो रहा था, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वह कम हो गई थी, है ना। सो गठबंधन का युग जो है वह शुरू हो गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी का उतना वर्चस्व, डोमिनेंस जो है वह नहीं रहा। उसके बाद कई और जो पार्टियां थी वह एक साथ आई क्योंकि उनका लक्ष्य हो गया था कि अब कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने देना है। फिर कुछ पार्टियां आती है जब कांग्रेस ने समर्थन किया, कांग्रेस कमजोर जरूर हो चुकी थी, सत्ता में नहीं थी, लेकिन अब भी हम देखेंगे कि वह सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर थी। तो उसके समर्थन से कई सरकारें बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करेंगे कि 2 बार उनकी सरकार बनी, है ना। सो गठबंधन का जो युग है इसमें हम कुछ घटनाक्रमों को पढ़ते हैं कि अब जो है
1989 से लेकर 2014 तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है वह पूर्ण बहुमत से नहीं आ गई, तब तक वो जो दौर था वह गठबंधन का चलता रहा और उसके बीच में कई दल जो है वह एक साथ मिलकर आए और उन्होंने सरकार को बनाया और इसलिए सरकारें जो है अस्थिर भी रही कि जब आपने समर्थन दिया तब सरकार बन गई, समर्थन खींच लिया सरकार गिर गई। कुछ सरकारें तो ऐसी थी जो 13 दिन तक मात्र चली। तो ये एक तरह से लोकतंत्र का एक मजाक भी कहा जाता है, एक राजनीतिक रूप से अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहा जाता है कि हमने जो राजनीतिक प्रणाली अपनाई है उसमें अस्थिरता है, इसी दौर को कहा जाता है। ठीक है, गठबंधन का युग। इसके अलावा हम देखेंगे गठबंधन के युग में हम दो बातें पढ़ेंगे, एक तो कांग्रेस का पतन और गठबंधन की राजनीति। गठबंधन के युग में दो बातें, कांग्रेस का पतन, घटनाएं आप पहले जो पढ़ चुके हैं उन सबको भी अभी हम इसमें जोड़ेंगे, है ना, और गठबंधन की राजनीति। इस समय एक और ऐसा मुद्दा चला कि इसने लगभग ये जो 20-25 साल थे उसको प्रभावित किया, और ये जो मुद्दा था बच्चों, ये था अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसीज, है ना, एससी एसटी के अलावा एक और ऐसा वर्ग जिसे शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा समझा जाता था, जिसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो है वह पिछड़ा हुआ था, वह समाज की वैसी मुख्य धारा में नहीं था, उसका जो प्रतिनिधित्व है वह कम था। और इस वक्त की राजनीति ने उस मुद्दे को उठाया, बीजेपी जो है उसने उस मुद्दे को उठाया कि हम जो है वह क्या करेंगे, पिछड़ा वर्ग, कोई रिजर्वेशन की यहां पर बात हुई, उसके समर्थन की बात हुई, इनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की बात हुई, चाहे राजनीति में हो, रोजगार में हो या शिक्षा में हो। और ऐसे में मंडल आयोग की राजनीति भी हम यहां पढ़ेंगे कि जो मंडल आयोग है वह क्या था। ठीक है, मंडल आयोग पढ़ेंगे, मंडल मुद्दा पढ़ेंगे। मंडल आयोग ने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक जो स्थिति है उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि 27% जो आरक्षण है शिक्षा व रोजगार में वह ओबीसी को दे दिया जाए, अदर बैकवर्ड क्लासेस को दे दिया जाए। इस मुद्दे का पूरी भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा और ऐसे में बहुत सारे, देखो कोई जब डिसीजन लिया जाता है ना तो उसके विपक्ष में भी बहुत लोग आते हैं, पक्ष में लोग थे, विपक्ष में लोग थे। इसे मंडल मुद्दा कहा गया कि कुछ लोग जो है वे समर्थन कर रहे थे कि अच्छा हुआ, कुछ लोग जो है इसके विपक्ष में थे कि ठीक है, ऐसे में अगर आप करोगे तो उचित प्रतिनिधित्व तो ठीक है, लेकिन इससे एक जो कंपटीशन की बात करें या फिर ऐसे लोग जो योग्य है उनको आने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहां पर इतनी सारी पिटीशंस जो है वे सुप्रीम कोर्ट में दायर की, सुप्रीम कोर्ट ने बंडल बना दिया उन सभी पिटीशन का और नाम दे दिया इंदिरा साहनीवाद। उसके अंतर्गत इस केस को सॉल्व किया गया और उसमें यह कहा कि सरकार ने जो ओबीसीज को 27% शिक्षा और रोजगार में आरक्षण दिया है वो अवैध नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अवैध है, हटा दीजिए, असंवैधानिक है, हटा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वैध है, सरकार अगर चाहे तो ऐसा कर सकती है ताकि सभी को उचित रिप्रेजेंटेशन जो है वह हर जगह मिल सके। ओबीसी जो है हम देखेंगे कि किन राजनीतिक दल लामबंद हुए, इकट्ठे हुए इस मुद्दे को लेकर, उन्होंने एक सहमति बनाई और उन्होंने सहमति के चलते अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसका समर्थन हासिल किया, इस मुद्दे को उठाया। हम देखेंगे कि कभी कभी इस नीति को तुष्टीकरण की भी नीति कहा जाता है ना। यहां पर मंडल आयोग और ये सारी बातें हुई। आगे हम देखेंगे इस वक्त का जो दौर था, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, एक बहस छिड़ गई। हम देखेंगे कि यहां पर दो इंपॉर्टेंट ऐसी घटनाएं होती हैं। बाबरी मस्जिद की बात करेंगे, गुजरात दंगे की बात करेंगे। बाबरी मस्जिद, गुजरात दंगे जो 2002 में हुए थे। बाबरी मस्जिद का विवाद हुआ, अच्छा इसके पहले अयोध्या विवाद, है ना, हाँ अयोध्या विवाद पहले, फिर उसके बाद बाबरी मस्जिद का ढाया जाना। अयोध्या विवाद, अयोध्या में एक ढांचा था, अयोध्या विवाद। आपको पता है 1940 में जो बाबरी मस्जिद है उसे बंद कर दिया गया था क्योंकि उस पर काफी विवाद था। 1940 तब से उस पर ताला ही था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार है, उनकी आस्था है, पवित्र मानते, इसलिए इस ताले को खोल दो। और जब ये मुद्दा शुरू हुआ, ऐसे में हम देखेंगे कि फिर जो है वह जो संगठन चाहते थे कि वहां अब हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया। और यहां पर जब हिंदू मुस्लिम शुरू हुआ, इस
अयोध्या विवाद जब शुरू हुआ, इसके बाद सांप्रदायिकता, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, इन सब की बहस बढ़ गई। तो हम देखेंगे कि कैसे जो बाबरी मस्जिद है उसका जब विध्वंस हुआ, क्योंकि ये माना गया था कि ये भगवान राम की जो है वह जन्मभूमि है, और जब इसको गिराया गया और ऐसे में हिंदू मुस्लिम दंगे जो है वह शुरू हो गए। ऐसे में गुजरात में एक ट्रेन में जिन्हें कार सेवक क्या थे, जो राम मंदिर बनाने के लिए कार सेवक का आयोजन किया। कार सेवक मतलब जो श्रमदान करेंगे राम मंदिर बनाने के लिए। अब वो कार सेवक को लगभग 60-70 लोग जो है वह एक ट्रेन में थे और उस बोगी में आग लग गई। संदेह क्या हो गया, मुस्लिमों ने लगाई। अब ऐसे में गुजरात में जो दंगे हैं वह शुरू हो गए। कहा जाता है ये दंगे जो है वह 2 महीने चले थे, 2 मंथ्स चले थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, सभी के द्वारा स्टेटमेंट दिए गए, शांति की बात की गई। पर इस समय का ऐसा दौर था कि जहां धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, लोकतंत्र, इन सभी के बीच में एक जो बहस है, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, हिंदूवादी, हिंदुस्म जैसे जो शब्द हैं, जो व्याख्याएं हैं, इनकी फिर से व्याख्या की गई। वी.डी. सावरकर ने हिंदुस्म जो वर्ड है, हिंदुत्व शब्द दिया था कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है उसकी नींव हिंदू पे रखी गई है ना। सो यहां पर क्या है कि हम देखेंगे कि जो हिंदुत्व शब्द है इसकी व्याख्या कैसे हुई, एक संस्कृति की बात की गई। तो यहां पर इस तरीके से ये जो समय है वह निकला, और लास्ट हम देखेंगे कि कैसे 2004 के बाद एक नई सहमति का जो उदय है वह शुरू हुआ। नई सहमति मतलब अब जो भी सरकारें आएंगी वह कुछ कुछ मुद्दों पर सहमत रहेंगी। सो यहां पर हम इसके बाद के जो लोकसभा चुनाव थे, मेन इसका फोकस है कि अब चुनाव हुआ इसमें ये मुद्दे थे, अब चुनाव हुआ इसमें ये मुद्दे थे। ठीक है, ये सारे घटनाक्रम आप करंट अफेयर में भी चीजों को पढ़ते हैं। और अभी तो अब चुनावी दौर जो सारी चीजें वह स्टार्ट हो चुकी हैं फॉर 2024 इलेक्शंस। और ऐसे में आप देखेंगे कि अब जो कौन सा लोकसभा चुनाव होगा, 18वां, 17वां 2019 में हुआ, 20, 21, 22, 23, 24 में अब 18वां है ना। सो देखेंगे कि हम उस तक आएंगे। तो ये पूरी राजनीति रहेगी। तो भारतीय राजनीति, नए बदलाव, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये आपका पूरा चैप्टर रहेगा। आई होप एक थोड़ा सा जो है आप समझ पाए होंगे कि आखिर इस चैप्टर में क्या है। अब हम आगे चलते हैं, शुरू करते हैं चीजों को। तो देखो इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे कि जैसे कि अगर हम गठबंधन की बात करें तो गठबंधन की राजनीति का लोकतंत्र पर क्या असर है। देखो इस तरह की जो लाइंस हैं, मैं फ्रेंड्स आपको एक बात बता दूं, इस तरह की लाइंस मेंस में आपको सीधे तौर पे देखने को मिल जाती हैं। सीधे तौर पे देखने को मिल जाती है कि जब आपको एक चीज से दूसरे कॉन्सेप्ट को जोड़ने की बात कही जाती है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूं। देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने रिसेंटली 2023 में जो आपके सितंबर में मेंस हुए, उसमें क्वेश्चन पूछा, एक दशक की बात की। अगर आपको जानकारी है इस दशक की, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में नहीं पढ़ना, खुद से पढ़ लो, सेल्फ स्टडी कर लो। इस तरह की जो लाइंस उस पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। यही चीजें बस हो सकती है कि आपकी साल भर की जो पॉलिटी, साल भर जो आप अपना दोगे उसमें आपकी पॉलिटी अच्छे से कवर हो जाएगी। केवल लक्ष्मीकांत से आप इस तरह के क्वेश्चन आंसर नहीं लिख पाओगे, क्योंकि इसमें राजनीतिक परिस्थितियां पूछी गई हैं। लक्ष्मीकांत में कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी धाराएं हैं, चीजों को बताया गया है। लेकिन यहां पर पूछा है कि अकाउंट फॉर अ लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर responsible for the reduced frequency of using Article 356 by a union government since mid 1990s। 1990 का दौर हम पढ़ने वाले हैं, है ना। सो संघीय सरकारों ने आखिर क्यों 356 का जो उपयोग है इसकी कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार 2 कारण पूछे, विधिक और राजनीतिक। विधिक रूप से हम देखेंगे एसआर बोम्बई वाद था। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कब राष्ट्रपति शासन इंपोज किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता है। और भी सरकारी आयोग की रिपोर्ट थी जिसने कहा था कि इसकी फ्रीक्वेंसी आर्टिकल 356 का यूज एज अ इमरजेंसी ही हो। इसका यूज बार बार करने से हमारी जो संघीय जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो एडवर्सली अफेक्ट होता है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। राजनीतिक कारकों की बात करेंगे तो सबसे बड़ा कारण तो ये था कि गठबंधन का दौर चल चुका था। अब जो रीजनल पार्टीज थी उसका केंद्र में तक सहमति थी, केंद्र में भी वो शामिल थी किसी न किसी गठबंधन में। और ऐसे में आप किसी एक पार्टी के आधार पर, एक दल के आधार पर कि डिफरेंट पार्टी सेंट्रल में, डिफरेंट पार्टी स्टेट में, तो 356 जो है वो इम्पोज कर दो, पॉसिबल ही नहीं हो पाया। क्योंकि अब आपको जो एक सहमति चाहिए, अब आपको जो एक बहुमत चाहिए उसको पारित कराने के लिए वो आसानी से मिलता नहीं था। और इसलिए 356 की जो फ्रीक्वेंसी है वह रिड्यूस्ड हो गई, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत ईजिली लिख सकते हो।
अगर आपने एनसीईआरटीज को ठीक से पढ़ा है। और देखो, मैं आपको आंसर राइटिंग के लिए जो आप परेशान होते रहते हैं, मैं आपको बता दूं, सभी क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में एक बार फिर मैं आपको बता रही हूँ, आज इसका लास्ट क्लास है, आपके लिए लास्ट नहीं है। इसके बाद हम विश्व की राजनीति पढ़ेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, सभी बच्चों को मैं होमवर्क दे रही हूं, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये आपकी मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहां से ही आएंगे। आप मेंस 2023 मैं चाहती हूं कि स्टूडेंट्स आप यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस देखें, और जो क्वेश्चंस आपने अगर एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ा है, उस क्वेश्चन अगर आपसे बन रहे हैं, आप कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ मैम हमसे क्वेश्चन बुनियाद बैच के बाद बने हैं। सो देखो, यहाँ पे आपने देखा है कि सभी अध्याय जो है उसके स्टार्ट में जो बॉक्स है, उसके स्टार्ट में जो बॉक्स है, और यहाँ पर जो आपको ये लाइंस दे रखी है, इसको आपको एज अ क्वेश्चन समझना है और इसका आंसर लिखना है, ठीक है। और आपको इसके साथ साथ करना क्या होगा, थोड़ा सा इसको आपको जोड़ लेना है। अगर करंट अफेयर में कोई चीज चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आर्टिकल 356 को लेकर रिसेंटली 2-3 निर्णय दिए, और इसी वजह से ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, करंट अफेयर में चर्चा में था, पूछा आपसे क्या है 1990 का जो दशक है उससे जोड़ते हुए पूछ लिया। करेंगे इस काम को। 8 क्वेश्चन है, 8 चैप्टर है। मुझे लगता है कि आपको बहुत आराम से इसमें 20 से 25 ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको यूपीएससी मेंस में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम शुरू करते हैं चैप्टर को। उसके पहले मैं आपको बता रही थी कि आपको करना क्या है, सभी चैप्टर्स के यहां पर इनका आंसर करना है। कर लोगे इस काम को, कमेंट में बताना, काफी फायदा होगा इससे। अब देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट, मंडलीकरण क्या है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्वभाव को किन रूपों में बदला है। मंडलीकरण क्या है, अब आपको पता ही नहीं मंडलीकरण क्या है। मंडलीकरण है ओबीसी आरक्षण की राजनीति, है ना। मंडलीकरण क्या है, ओबीसी आरक्षण की राजनीति, और क्या बदलाव हुए वो हम क्लास में अभी आगे जानेंगे। राजनीतिक लामबंदी के लिहाज से राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्जिद विध्वंस ने क्या विरासत छोड़ी। क्या विरासत छोड़ी, अगर हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया गया, अगर धर्म आधारित राजनीति हुई, धर्म आधारित अगर राजनीति, अगर रिलीजन जो है किस तरीके से पॉलिटिक्स में आया, या पॉलिटिक्स जो है वह रिलीजन बेस्ड हुई, या फिर क्या इसका रीजन था, ठीक है। धर्म के आधार पर लोग ऐसे ही नहीं इकट्ठा हो जाते। क्या कहा था मार्क्स ने, धर्म जो है वह क्या है, ओपियम कहा था मासिस के लिए, है ना, अफीम कहा था, अफीम है ये। नीतिगत मामलों पर एक सर्वसम्मति बन गई थी सहमति, और इसका राजनीतिक विकल्पों का चयन के लिहाज से क्या असर हुआ। तो ऊपर के आपके ये जो 3 आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये तो सीधे सीधे क्वेश्चंस और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इस अध्याय में बेसिकली हम यही देखेंगे कि काफी कारण ऐसे थे जिन्होंने राजनीति को काफी चेंज किया। हाँ, पूर्वानुमान कर पाना मुश्किल है, जैसे कि अगर हम 2002 या फिर हम 2000 आगे जब 40 में पढ़ेगा कोई, तब ये देखेगा कि इन 20-30 सालों की राजनीति क्या थी, 2010 के बाद से कैसी राजनीति हुई, क्या क्या लोकसभा चुनाव, किन किन मुद्दों। तो ये पूरा एक राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक जो चीजें हैं वो हमें इसमें पढ़ लेनी है, ठीक है। चलो, सो हम आते हैं 1990 के दशक में, भारतीय राजनीति नए बदलाव और 1990 का दशक। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी जो है वह पीएम बन गए थे। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो राजीव गांधी है ये क्या हो गए थे, पीएम बन गए थे, है ना। और उसके बाद जब चुनाव हुए तो एक हम ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी की विरासत और उनकी लोकप्रियता के रूप में कांग्रेस पार्टी अब विजेता के रूप में सामने आती है। और 1984 में जब चुनाव हुए तो फिर से जो राजीव गांधी है पीएम बने। तो पहले इंदिरा गांधी की जगह राजीव गांधी को बना दिया गया था, उनके पुत्र को, है ना। और इंदिरा गांधी के रहते हुए, मतलब उनके जीवन काल, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में भी राजीव गांधी का परिवार नियोजन और इस तरह की जो नीतियां इंदिरा गांधी जी के द्वारा अपनाई गई थी उसमें एक सक्रिय भूमिका थी, जिसकी आलोचना आलोचकों के द्वारा की जाती थी। अब ऐसे में देखो कि 1984 का जो चुनाव था, इसमें जब राजीव गांधी की अगुवाई में जो है वह काफी विजय मिली इनको, है ना। तो यहां पर यही चलता रहा, कांग्रेस कभी हार गई किन्हीं मुद्दों को लेकर, कभी इसको भारी बहुमत मिला, और इस तरीके से ये 1984 तक की बात हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे कि लेकिन 1984 की बात है, 84 के बाद फिर चुनाव 1989 में हुआ, और उस वक्त जो कांग्रेस है
1989 में हार गए। और जब 1989 में कांग्रेस हारी तो उसको कहा कि कांग्रेस जो प्रणाली है उसका अंत हो गया, कांग्रेस जो प्रणाली है उसका क्या हुआ, अंत हो गया, है ना। सो यहाँ पर ये बात जो है वह कही गई। सो 1989 की बात है, क्योंकि 1989 में हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर केवल 197 जो सीट है ये कांग्रेस को मिली थी। और फिर हम देखेंगे 1991 में फिर से मध्यावधि के चुनाव हुए थे। किसके, मध्यावधि के चुनाव हुए थे, कार्यकाल मतलब पूरा नहीं हुआ था लोकसभा का। और फिर से देखो अब 89 के चुनाव हुए और फिर 91 के चुनाव हुए। 1989 के बाद हम देखें जब गठबंधन की सरकारें बनी वो खुद को संभाल नहीं पाई और आपस में जो विश्वास मत उनका था, जो समर्थन था, जब वो हटाया सरकार गिर गई। और इस तरीके से जल्दी जल्दी जब चुनाव की आवश्यकता हुई और 91 में फिर से एक बार चुनाव हो गए। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि ये जो समय था, इस समय 4 ऐसे बदलाव हुए जिन्होंने भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा जो प्रभाव है वह डाला। हम उसकी बात करते हैं। 1990 का दशक और 5 बदलाव। 1990 का दशक, 5 ऐसे बदलाव जिन्होंने भारतीय राजनीति को काफी समय तक प्रभावित किया। देखो पहले हमने देखा कि पहला इसमें जो हमें पढ़ना है, फर्स्ट ये परिस्थिति क्या बनी, 1989 में जो चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, और इसमें जो कांग्रेस है ये हार जाती है। कांग्रेस हार जरूर गई थी लेकिन ऐसा नहीं था कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया। कांग्रेस अब भी सबसे बड़ी पार्टी थी, भले वह सरकार ना बना सकी बट कांग्रेस जो है अब तक भी जो है वह सबसे बड़ी पार्टी थी। 1989 में केवल इसे 157 सीट मिली थी। कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी, 157 सीट मिली थी। ठीक है, ये एक पहला बदलाव था। दूसरा इसमें जो बदलाव था बच्चों, इसमें यह कहा जाता पहला बदलाव कि कांग्रेस प्रणाली समाप्त हो गई। पहले में क्या कहा, कांग्रेस प्रणाली समाप्त हो गई, कांग्रेस का जो वर्चस्व चला आ रहा था। ठीक है, ये पहली बात हो गई। अब यहां पे दूसरी बात यह है, 1990 के दशक में एक मुद्दा जो पूरी राजनीति में अगले 20-30 साल छाया रहा वो था मंडल मुद्दा, मंडल आयोग मुद्दा। अब देखो ये मंडल मुद्दा क्या था, मंडल मुद्दा था ओबीसी रिजर्वेशन को लेके, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग, है ना, इसका आरक्षण, रिजर्वेशन। तो ये जो मुद्दा था और इसके पक्ष और विपक्ष के लोग जो लड़ रहे थे, पक्ष और विपक्ष के बीच जो लड़ाई चल रही थी, इसी मुद्दे को मंडल मुद्दा कह दिया। मंडल आयोग के द्वारा एक मंडल आयोग बना, द्वितीय मंडल आयोग, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, है ना, जिसकी अध्यक्षता मंडल कर रहे थे। और इसलिए अध्यक्ष के नाम में चूंकि मंडल था उससे मंडल आयोग, मतलब ऐसे लोकप्रिय रूप से नहीं कह देते हम कि मंडल आयोग है, उसी तरीके से। तो यहाँ पर ओबीसी रिजर्वेशन की बात की गई मंडल आयोग के द्वारा। ठीक है, पक्ष विपक्ष के बीच जो मुद्दा चला। 1990 में चूंकि देखो 1989 के चुनाव में कांग्रेस हारी तो सरकार किसकी बनी, 1990 में सरकार बनी थी गठबंधन की, राष्ट्रीय मोर्चा। हम पहले पढ़ चुके हैं, सभी को भूलना नहीं है, एक लिस्ट अलग से बनाओ। तो राष्ट्रीय मोर्चे की बच्चों यहां पर जो है वह सरकार बनी और इसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। मुद्दा चल रहा था और इसने मंडल आयोग की जो सिफारिशें थे इसे लागू कर दिया। ठीक है, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, और यहां पर आरक्षण के समर्थक और विपक्ष जो है वो भिड़ गए और यही विवाद मंडल मुद्दा बना और पूरी राजनीति में यह मुद्दा जो है वह छाया रहा। तीसरा मुद्दा था, अच्छा 1991 याद है किसी को? अगर मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1991 है तो आपसे ये जरूर पूछा जाता है इंटरव्यू में कि इस समय का जो घटनाक्रम या इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो देश में क्या चल रहा था। इस वक्त हुए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण और निजीकरण। सो 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो देखो यहां पर आर्थिक नीतियों में जो बदलाव किए गए उन्हें आर्थिक सुधार कहा गया। आर्थिक नीतियों में जो बदलाव किए गए उसे क्या कहा गया, आर्थिक सुधार कहा गया। अब आप इसे एलपीजी के नाम से जानते हैं ना, एलपीजी रिफॉर्म्स, यही एलपीजी रिफॉर्म्स। बहुत
व्यापक स्तर पर इसका जो आलोचना है पूरे देश में, बहुत सभी संगठनों की बात करें, राजनीतिक पार्टियों की बात करें, जो लोग कर सकते थे विरोध उनकी बात करें, सभी ने विरोध किया था। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने क्या कहा कि एलपीजी जो है इसको लागू किया गया। इकोनॉमिक जो रिफॉर्म है देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, ऐसा कहते हुए सभी को जो है वह लागू किया। सरकारों ने इस पर जो अमल है वह जारी रखा। ठीक है, ये तीसरा मुद्दा चल रहा था। अब देखो 2 मुद्दे और हैं। अब इसमें चौथा जो मुद्दा था बच्चों, ये था अयोध्या विवाद का। अयोध्या विवाद इसलिए कहा गया क्योंकि जो एक विवादास्पद मस्जिद, जिसे कि बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था, बाबरी मस्जिद यहीं पर स्थित है, बाबरी मस्जिद। ठीक है, तो यहां पर देखो, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, बाबरी मस्जिद जब टूटा, इसको गिराया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो है वह प्रॉपर सुरक्षा की वहां पर व्यवस्थाएं करें। लेकिन राजनीतिक रूप से मुद्दा इतना सरगर्म हो गया था और यहां पर बाबरी मस्जिद को जो है कार सेवकों के द्वारा गिरा दिया गया। तो यहां पर क्या हुआ कि जब ये मुद्दा इस तरीके से चला, शुरू हुआ, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो हिंसा है वह शुरू हो जाती है। और इसके बाद की कहानी गुजरात दंगे के रूप में आप जानते हैं। तो यहां पर देखो, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और दिसंबर 1992 के बाद से ही, दिसंबर 1992 के बाद से ही राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर जो ये बहस है वह शुरू हो गई। ठीक है, अब यहीं पर देखो 1980 की बात करें तो 1980 में जो बीजेपी है, भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, जब वह अस्तित्व में आती है और उसके बाद से हम देखेंगे कि उसकी राजनीति बेसिकली जो है वह कैसी थी, भाजपा का उदय और हिंदुत्व की राजनीति। इस समय का अगर हम एक और घटनाक्रम देखें तो भाजपा का उदय और हिंदुत्व की राजनीति, वन नेशन वन कल्चर, है ना। और वहां पे भी धर्म को जब आधार आप बनाते हैं, हिंदू धर्म को अगर हम आधार बना रहे हैं, तो यहाँ पर हिंदुत्व का मतलब ये था कि भारतीय जो राष्ट्रवाद है वह कैसा है, एक संस्कृति, और वो जो संस्कृति है वह किसकी है, हिंदू धर्म की संस्कृति है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो बीजेपी है, आरोप आक्षेप भी लगाए जाते हैं आलोचकों के द्वारा, ठीक है, कि धर्म की राजनीति है। तो यहाँ पर ये विवाद जो है वह इस समय भी चल रहा था। और अब एक और इस समय की घटना थी, इसके पहले हमने 1984 में पढ़ा इंदिरा गांधी का हत्याकांड, और अब यहां पर हम 1991 में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, 1991 में राजीव गांधी हत्याकांड। राजीव गांधी हत्याकांड, ठीक है। अब देखो, राजीव गांधी हत्याकांड की बात करें तो जब तमिलनाडु में एक रैली में गए हुए थे, तो वहां पर जो लिट्टे था, श्रीलंकाई जो तमिल थे, उनके द्वारा जो संगठन बनाया गया था, उन्होंने इनकी जो हत्या है वह कर दी थी। अब देखो, इसके बाद हम देखेंगे कि 91 के बाद, 1984 के बाद सहानुभूति मिली। 1989 में राजीव गांधी, 1984 का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस बहुमत से आई, ठीक है। 1989 की बात करेंगे तो उसमें जो है चुनाव हार गई थी और यहाँ पर राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार आ गई थी। अब देखो, हम देखेंगे कि फिर से जो मध्यावधि की और बाकी सब चुनाव हुए, 1991 में राजीव गांधी हत्याकांड हुआ और इसमें फिर से 91 में जो चुनाव है वह कराए गए, और यहाँ पर कांग्रेस जो है वह एक बार फिर से बहुमत में आ गई। कांग्रेस जो है वह फिर से क्या हुआ, बहुमत में आ गई, और यहाँ पर पीएम बने नरसिम्हा राव। पीएम कौन बने, नरसिम्हा राव। तो ये 1990 का दशक और ये कुछ घटनाक्रम थे, याद कर लीजिए, है ना। मे बी क्वेश्चन आ सकता है कि 90 का अगर हम दशक की बात करें तो इस डिकेड में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं, क्या क्या स्थितियां चल रही थी। तो ये 5 प्रमुख मुद्दे ऐसे थे जिन्होंने इसके बाद के कई वर्षों तक, अगर हम कहें तो कई दशकों तक, राजनीति को प्रभावित किया, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि राजनीति की जो दिशा है वह बदल जाती है,
तो यहाँ पर ये उन्हीं घटनाओं में से कुछ घटनाएं थी। पहली बात हमने 1989 के चुनाव की और 1989 के चुनाव में हमने क्या देखा, कांग्रेस हार चुकी थी और कांग्रेस प्रणाली का समाप्त होना कहा गया था इसे। फिर जो है वह मंडल मुद्दे का उदय हुआ, है ना। मंडल मुद्दा मतलब किस किस के पक्ष विपक्ष में था, कुछ लोग जो समर्थन कर रहे थे ओबीसी रिजर्वेशन का, क्योंकि ये मानना था कि अभी भी SC/ST के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि भारत की एक बड़ी जनसंख्या है उसका सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अभी भी पिछड़ा हुआ है, उसका उतना प्रतिनिधित्व नहीं है जितना कि होना चाहिए। और यहाँ पर मंडल आयोग ने 27% जो रिजर्वेशन है उसकी बात की थी, है ना। और यहाँ पर 1990 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार, इकोनॉमिक रिफॉर्म, अयोध्या विवाद और अयोध्या विवाद के बाद राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहस शुरू हो गई, बीजेपी का उदय और हिंदुत्व की राजनीति, और राजीव गांधी हत्याकांड 1991, फिर से चुनाव हुए, कांग्रेस फिर आ गई, PM नरसिम्हा राव बनी। क्लियर हो गया। अब देखो, अब गठबंधन का जो युग है, आप पढ़ लेना इसको, सारे घटनाक्रम यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला बदलाव के दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, चौथा घटनाक्रम क्या था, ठीक है। तो ये सारे घटनाक्रम अब आप पढ़ लीजिएगा। अब आगे हम देखेंगे 1991 राजीव गांधी की जब हत्या कर दी गई थी, है ना, और उसके बाद हम देखेंगे किसने, श्रीलंकाई तमिलों ने, है ना। चलिए, अब गठबंधन का जो युग है अब वह शुरू हुआ, ठीक है। गठबंधन का जो युग है वह शुरू हुआ। अगर हम गठबंधन की बात करें, कोलिशन की बात करें, इसका मतलब क्या है, अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी। अ गवर्नमेंट, गठबंधन का मतलब क्या है, गठबंधन सरकार का मतलब, अ गवर्नमेंट, लिख लो हिंदी इंग्लिश में भी एक लाइन, अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी वर्किंग टुगेदर। सरकार जो है वह 2 या 2 से ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ मिलकर बन रही है, इसे ही गठबंधन की जो सरकार है वह कहा गया। 1989 के बाद से देखो, जब कांग्रेस हार चुकी थी, 1989 के बाद से जब कांग्रेस हार गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस खत्म हो गई थी, अब भी वह सबसे बड़ी पार्टी थी, है ना। अब भी हम देखेंगे, लेकिन यहां पर यह भी नहीं था कि कोई और जो पार्टी है उसको बहुमत मिल गया, कि चलो अब कांग्रेस नहीं है, अब कोई जो और बाकी पार्टी थी, कोई एक पार्टी, उसको इतना बहुमत मिल गया। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि कुछ कुछ गठबंधन जो है, जो पार्टीज है, वह साथ में आके उन्होंने गठबंधन बना लिया, वो साथ में जुड़ गई। अब जब वह साथ में जुड़ गई, तब उस तरीके से उस वक्त की, देखो गठबंधन की राजनीति का अगर आपसे पूछा जाए कि एक नेगेटिव इसका इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है कि सरकारें जो है वह अस्थिर हो जाती है। और इसका उदाहरण 1989 और 1990 के आसपास जो सरकारें हैं, कोई सरकार ऐसी थी जो 13 दिन की ही मात्र रही, और उसका रीजन यही था कि एक नहीं बल्कि एक जो कुर्सी होती है ना PM की, उसके जो आप 4 पैर समझ लो, ठीक है। और अगर यहाँ पर जो चेयर है उसके अगर मान लीजिए जो 4 पैर है, A पार्टी है, B पार्टी है, C पार्टी है, D पार्टी है, ऐसे में एक भी अगर पाया गया तो चेयर गिर गई। तो ऐसे में अगर मान लीजिए PM कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, अगर 4 पार्टियों ने अपना विश्वास देकर, 4 पार्टियों ने समर्थन देकर उस सरकार को बनाया है। 1989 से लेकर 2014 तक ये जो गठबंधन का दौर है, गठबंधन की लगभग केंद्र में हम कहते हैं 11 सरकारें बनी थी, 11 सरकारें गठबंधन की थी। पूर्ण बहुमत की सरकार 14 में बीजेपी, है ना, पूर्ण बहुमत से जब आती, तो इसलिए क्या होता है कि आप देखेंगे कि जब गठबंधन की सरकार नहीं होती है, पूर्ण बहुमत की होती है, एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, तब PM जो है वो बहुत स्ट्रांगली डिसीजन लेता है, क्योंकि उसे किसी पार्टी से पूछना नहीं है। अगर आप देखेंगे कि हमारे जो वर्तमान PM है वह स्ट्रांग डिसीजन अगर ले लेते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है पूर्ण बहुमत का होना। बट अगर ऐसा होता कि 4 पार्टियों ने समर्थन दिया, तो अब इससे भी पूछो ये डिसीजन सही है, ले ले, सबको खुश करके हिसाब से डिसीजन लो, कहाँ स्ट्रांग डिसीजन, कहाँ आप तुरंत डिसीजन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर ये व्यवस्था जो है 1989 से शुरू होकर 2014 तक चली, जब तक बीजेपी नहीं आ गई पूर्ण बहुमत से। तो 89 से लगभग 11 ऐसी सरकारें, केंद्र में गठबंधन की 11 सरकारें बनी थी इस दौर में, ठीक है।
तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन हम अगर कहें तो समटाइम्स नहीं ले पाते। ठीक है, सो हमने देखा कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी को जो है वह बहुमत मिल गया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कांग्रेस अब भी जो है एक तरह से बड़ी पार्टी थी, लोकसभा में बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत में नहीं थी, तो उसने विपक्ष में बैठने का फैसला किया कि चलो ठीक है विपक्ष में ही बैठते हैं, पक्ष विपक्ष है ना। तो यहाँ पर सत्ता में ना होकर कांग्रेस ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया और जो राष्ट्रीय मोर्चा था उसकी सरकार बनी। 89 की बात हो रही है, याद रखना बात कहाँ की हो रही है, 1989। राष्ट्रीय मोर्चा है ना, जो जनता दल और अन्य क्षेत्रीय दलों ने मिलकर पहले बनाया था। अब इसकी समर्थन देखो किसने किया, परस्पर विरुद्ध दो राजनीतिक जो समूह थे, एक तो बीजेपी और वाम मोर्चा। बीजेपी की अगर हम बात करें, भाजपा की बात करें, है ना, तो वाम मोर्चा ये जो है परस्पर दो विरोधी, इनकी विचारधाराएं अलग थी, सो परस्पर विरोधी के लिए तो इन दोनों ने समर्थन दिया और इस समर्थन के आधार पर राष्ट्रीय मोर्चा ने गठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन इसमें भाजपा और वाम मोर्चे जो है उसने बाद में शिरकत नहीं की। ठीक है, अब देखो 1989 के बाद से जो सफर रहा, एक बार जरा हम देखते हैं 2014 तक की सरकारों का एक सफर देखो। ठीक है, 1989 के बाद से दिसंबर 90, आप बहुत छोटा है आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, मैं कुछ चीजों को लिख देती हूं। दिसंबर 1989 और 90 और नवंबर 1990, ठीक है, राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा की सरकार बनी और बीजेपी की नवंबर 1990 में, है ना, भाजपा ने समर्थन दिया और यहां पर प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। पहली बात हो गई। अब यहां पर दूसरा देखो, चंद्रशेखर जो पीएम बनी, इनकी जो सरकार बनी नवंबर 1990 और जून 1991। ठीक है, तो नवंबर 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा का एक तबका समाजवादियों के साथ और जनता पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस का समर्थन है। जून 1991 की बात, ये इतना याद करना जरूरी नहीं है, बस समझ लो, इसको याद करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ये लिस्ट। हाँ, आपको थोड़ा बहुत पता, एक अंदाजा जब होता है ना, तो आप कुछ चाहे पीटी में भी समटाइम्स अगर कुछ क्वेश्चंस आ जाए तो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, याद नहीं करना है कि आप नहीं अब परेशान हो रहे हैं कि नहीं हमें तो याद ही नहीं हो रहा। वर्तमान में क्या राजनीतिक घटनाक्रम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको याद कर लो। अब देखो यहाँ पर, ये तो मैं समझाने के लिए पढ़ा रही हूँ कि अगर मान लीजिए आप पीएसआईआर के स्टूडेंट है या फिर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ गया, तब आप इसको एक्यूरेट जो डेटा है अगर कहीं जरूरत पड़ गई आप उसको दे पाए। ठीक है, फिर हम देखेंगे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जून 91-96 में बनी, है ना, और जून 1996 से मई 1990, जून 1991 से लेके मई 1996 तक। अब देखो अटल बिहारी वाजपेयी मई 1996 और जून 1996, है ना, 2 बार। और लेकिन हम देखेंगे, अच्छा, इन दोनों ही कार्यकालों में, इन दोनों ही बार जो चुनाव हुए उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो पीएम बने। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वह पीएम बने। ठीक है, इसके बाद हम कहेंगे एचडी जो देवगौड़ा है, जून 1996 अप्रैल 1997 तक। ठीक है, कांग्रेस के समर्थन पर संयुक्त मोर्चे की सरकार यहां पर फिर आई। और फिर उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल अप्रैल 1997 से 1998। फिर हम देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, राजग गठबंधन की सरकार आती है। देखो, एक है गठबंधन राजग गठबंधन और संप्रग गठबंधन। ठीक है, सो मार्च 1998 से अक्टूबर 1999 और अक्टूबर 1999 से लेकर मई 2004 तक। इसके बाद हम देखेंगे 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह जो है वो पीएम रहे, है ना। इनकी जो इकोनॉमी है, इन मतलब बहुत फेमस एक इकोनॉमिस्ट, एक अर्थशास्त्री भी रहे, कई बुक आप देख सकते हैं इनकी इकोनॉमी पर। और उसके बाद 2014 के बाद आते हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो मोदी जी जो है ये पीएम बने। राजग गठबंधन जिसका नेतृत्व बीजेपी, लीड जो है बीजेपी के पास। ठीक है, बाकी आप जानकारियां देख लें, अब 14 से लेकर अभी तक तो मोदी जी हैं। सो यहाँ पर ये हमने एक जो केंद्रीय सरकारें हैं उसका हमने समयकाल देखा, कौन कौन आया, कैसे कैसे आया, गठबंधन का दौर था। कुछ इंपॉर्टेंट जिसमें पॉइंट्स है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो इस तरह के जो आपको नोट्स बनवाए जाते हैं, अगर आप मेंस
कि जो क्वेश्चंस आएंगे अगर आप उसमें एज इट इज भी चीज़ों को लिख आते हैं, या फिर इसमें से जो 4-5 पॉइंट्स मान लीजिए आपको बताए गए, आप उसमें से 3-4 पॉइंट्स भी आपको याद रहते हैं, आप उसमें भी लिखाते, तब भी आपको ठीक ठाक जो मार्क्स हैं वह मिल जाएंगे, है ना। सो यहाँ पर आपको सीरियसली जो है वह नोट करना है बच्चों, और उसको याद भी करना है। तो गठबंधन का युग जो था, कांग्रेस का पतन हुआ और गठबंधन की राजनीति जो है वह शुरू हो गई। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देती हूं इसमें। गठबंधन का दौर, आप YouTube या गूगल पर सर्च कर लीजिएगा अगर आपका कुछ इंटरेस्ट आ रहा है कि इस वक्त में और क्या क्या मुद्दे जो है वह इस समय चल रहे थे, है ना। वैसे ज्यादातर जो है आपको बता दिए गए हैं। तो इसमें पहला तो देखो, पहला जो हमें समझना है कांग्रेस का पतन। पहले भी पढ़ चुके, पर इस समय के जो चुनाव हुए उसमें भी देख लो कहां कहां जो कांग्रेस है वह हार गई, है ना। कांग्रेस का पतन, तो सबसे पहले तो देखो अगर हम 1960 की बात करें तो 1960 1960 तो वो एरा ही था कि कांग्रेस का मतलब था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसकी विरासत, तो पूरी विरासत ही जब कांग्रेस के पास थी तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसे ही चिंता था। सारे हमारे जो नेता है, करिश्माई जो व्यक्तित्व है वो सब, तो यहाँ पर बहुत लोकप्रिय संगठन था। तो 1960 के दशक तक अगर हम देखें तो एक छत्र साम्राज्य था, वन पार्टी डोमिनेंस एरा इसको कहा जाता है। एक छत्र, एक तरीके से हम ये कह दें कि साम्राज्य था। उसके पीछे रीजन ये था कि सभी विचारधाराएं कांग्रेस के अंतर्गत ही समाहित थी। धीरे धीरे करके ये जो है वह कांग्रेस से अलग हुई, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधाराएं। ठीक है, तो यहाँ पर 1960 का दशक हो गया और 60 के दशक के बाद जो है वह चैलेंजेस मिलना शुरू हो चुके थे। हमने देखा था कि केरल में ई नंबूदरी जो बाद है उनकी सरकार बनी थी। कब बनी थी बताइए जरा। और आर्टिकल 356 का संभवतः पहला दुरुपयोग यही देखा जाता है कि अगर मान लीजिए केरला में कांग्रेस से डिफरेंट सरकार बन गई, तब ऐसे में क्या किया कांग्रेस ने, हम देखेंगे मुक्ति संघर्ष छेड़ा और आर्टिकल 356 का यूज करते हुए सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन को लगा दिया। तो 60 के दशक तक जो है वह एक छत्र साम्राज्य था। और इसके बाद हम देखेंगे कि चैलेंजेस जो है वह मिलना शुरू हो गए 1989 के बाद। 1989 के बाद दलीय व्यवस्था शुरू हो गई थी। दलीय व्यवस्था दैट मीन्स गठबंधन, है ना। दल जो है वे साथ में आकर सरकार बना रहे थे। तो दलीय व्यवस्था जो है यहां पर शुरू हो गई थी जब इंदिरा गांधी जी का नेतृत्व था। एक बात और इसमें याद कर लो कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने वापसी की थी ने। कांग्रेस की जो स्थिति है वह मजबूत हो गई थी। पुराना भूलना नहीं है भाई। बाकी चैप्टर्स जो हम इसके पहले कांग्रेस प्रणाली के लिए चुनौतियां और इसकी फिर से पुनः स्थापना, वो चैप्टर भूलना नहीं है। सारी चीजें याद रखनी है क्योंकि राजनीतिक घटनाक्रम तभी आपको रिलेट कर पाएंगे जब आपको पिछले घटनाक्रम याद होंगे। सो इंदिरा जी के नेतृत्व में हम देखेंगे कि कांग्रेस जो है वह उसकी स्थिति स्ट्रांग हो जाती है। कांग्रेस काफी जीती थी। 1990 के दशक में हम देखेंगे कि फिर से जो चुनौतियां मिलना है वह शुरू हो गई थी। इसको फिर से लिख लो। 1990 के दशक से कांग्रेस को, इसके कारण क्या थे कि नई नई पार्टियों का उदय, रीजनल जो पार्टीज हैं चुनौती, उनसे चैलेंजेस मिलना। तो कांग्रेस को फिर से जो चुनौतियां हैं वह मिलनी शुरू हो गई थी। ठीक है, और बहुदलीय शासन व्यवस्था 89 से लेकर 2014 तक चलती है। इस बात को अब याद रखना कि जो अभी मैंने आपको फैक्ट बताया था कि 1989 से लेकर 2014 तक बहुदलीय व्यवस्था चली। बहुदलीय व्यवस्था चली और केंद्र में 11 सरकारें आई ऐसी। केंद्र में 11 सरकारें, मतलब किसी ना किसी के समर्थन से ही, है ना। सो यहाँ पर केंद्र में लगभग ऐसी 11 सरकारें 89 से लेकर 2014 तक बनी। मतलब इसमें किसी भी, ये ऐसा दौर था जिसमें किसी भी, कोई भी एक ऐसी सिंगल पार्टी नहीं थी जो ये कह सके कि उसे बहुमत मिला है। तो किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। ठीक है, क्लियर है।
तो यहाँ से गठबंधन का दौर शुरू हो गया। सो गठबंधन आ गवर्नमेंट फॉर्म बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी, साथ में आते हैं और ये सरकार बनाते हैं एक या एक से अधिक पार्टी। तो ये यहाँ पर जो दौर है वह कोलिशन का शुरू हो गया। सो देखो 1900 हो गया ये। अब गठबंधन का जो दौर था इसमें 2-3 पॉइंट्स और है। गठबंधन की राजनीति कैसे काम कर रही थी, किन मुद्दों को उठा रही थी। सो गठबंधन की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा सामने आया। गठबंधन की जो राजनीति थी इसमें एक बड़ा मुद्दा सामने आया और ये मुद्दा कौन सा था, ये मुद्दा था मंडल आयोग का। ये मुद्दा कौन सा था बच्चों कि 1990 का जो दशक था, देखो ध्यान रखना किस दशक से किस वर्ग के लिए राजनीति शुरू हो रही है या फिर कौन सा ऐसा मुद्दा है जो राजनीतिक रूप से उठाया जा रहा है। तो 1990 का जो दशक था, इस वक्त जितनी भी सरकारें आई, 1990 का जो दशक था, इस वक्त की सरकारों ने, है ना, इस वक्त जो सरकारें आई, इस वक्त की सरकारों ने क्या किया, दलित और जो पिछड़ा वर्ग था, पिछड़ा वर्ग की नुमाइंदगी की, है ना, सिफारिश की कि हाँ अब इसे भी जो है वह उचित प्रतिनिधित्व चूंकि नहीं मिला, सो मिलना चाहिए, है ना, राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व मिले, शिक्षा और रोजगार में मिले। तो यहां पर हम देखेंगे कि 1990 का दशक जो है वह ऐसा था जिस समय में जो भी सरकारें आ रही थी उन सभी का क्या था कि एटलीस्ट जो दलित और जो बाकी पिछड़ा वर्ग समूह है जिनका अभी तक ठीक तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं है, सरकार की मुख्य धारा में नहीं है, उन तक लाभ नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन सभी के लिए व्यवस्थाएं की जाए। तो पिछड़ा वर्ग की नुमाइंदगी यहां पर सभी ने की। 1996 में किसकी सरकार आई थी, संयुक्त मोर्चे की। 1996 में संयुक्त मोर्चे की सरकार आई थी कांग्रेस के समर्थन से। ठीक है, किसी ना किसी का कोष्टक ब्रैकेट्स रहेगा ही, क्यों, किसी ना किसी ने समर्थन दिया, क्योंकि इसके बाद गठबंधन का दौर था। और इसके बाद हम देखेंगे कि 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार आती है। गठबंधन बनाया, उसका नाम रख लिया, है ना, तो ऐसे ही संयुक्त मोर्चा और राष्ट्रीय मोर्चा। तो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार आई। अब राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार आई तो यहां पर भाजपा ने समर्थन दिया। भाजपा व जो वामपंथी थे उन्होंने समर्थन दिया। अब इन्होंने समर्थन इसलिए दिया क्योंकि ये कांग्रेस को बाहर रखना चाहते थे। यहां पर कांग्रेस ने समर्थन इसलिए दे दिया था क्योंकि ये भाजपा को बाहर रखना चाहते थे। तो यहां पर इस तरीके से जो चीजें हैं वह चल रही थी। अब देखो यहां पर हम ये देखें कि जो भाजपा का उदय हुआ वो आखिर कब से माना जाता है। अगर हम बीजेपी की बात करें, जनसंघ के बाद भाजपा का जो उदय है 1900 ठीक है, हम देखेंगे। अच्छा पहले इसकी 1991 से लेके 1996 बीजेपी क्या कर रही थी इस समय। 1991 से लेके 1996 का ऐसा दौर था जब बीजेपी के द्वारा अपनी स्थिति को जो है वह लगातार मजबूत किया जा रहा था। हालांकि वह सरकार नहीं बना पा रही थी, पर लगातार उसने क्या किया, अपनी स्थिति को मजबूत किया। 1996 का जो चुनाव था, 1996 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 1996 का जो दौर था सबसे बड़ी पार्टी बनी। और यहां पर हम देखेंगे कि लेकिन इतना नहीं था कि खुद से बना ले सरकार, और इसलिए भाजपा ने क्या किया, एक गठबंधन बनाया। ठीक है, जो गठबंधन बनाया उसका नाम रखा राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग। आप कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको ब्रैकेट में ये देखने को मिल जाएगा, राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए गवर्नमेंट है, सुनते होंगे, तो वो एनडीए गवर्नमेंट यही है बच्चों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस।
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना, एनडीए गवर्नमेंट। और ये जो एनडीए गवर्नमेंट बनी, जैसे जो बीजेपी है वह सत्ता में आई। अब 1998 से लेकर, देखो 1998 से लेकर 1999 जून तक सरकार बनाई, और इसके बाद जब चुनाव हुए तब अक्टूबर 1999 में दोबारा सरकार बनाई। और इन दोनों ही सरकारों में जो पीएम रहे वह वाजपेयी जी रहे। जो पीएम रहे वह कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी। इनकी 51 कविताएं, और आप देखेंगे कि इनकी कविताएं काफी फेमस हैं, जिसमें कि एक है हार नहीं मानूंगा, है ना, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि अटल बिहारी जो वाजपेयी है, इनकी सरकार जब अल्पमत में आई, आप देखिएगा बच्चों इनका वो भाषण कि किस तरीके से जब विश्वास अल्पमत में सरकार आती है तब इन्होंने एक काफी भावुक भाषण दिया था कि नहीं पता किस आधारों पर, किन आधारों पर जो एक बहुमत है ना, और जो विश्वास है वह लिया जा रहा है वापस। तो यहाँ पर क्यों इनकी सरकार ने इस्तीफा दिया था वो कहानी आपको समझ में आएगी। सो एनडीए गवर्नमेंट क्या है? बीजेपी का इसमें लीड है बेसिकली। तो ये हो गया भाजपा। अब आगे चलते हैं और आगे हम इसमें देखेंगे कि 2014 में ये जो प्रवृत्ति गठबंधन की बनी, 2014 में प्रवृत्ति बदली। 2014 में ये जो गठबंधन की प्रवृत्ति है ये बदली और पूर्ण बहुमत की सरकार आई, और पूर्ण बहुमत की सरकार आई। ठीक है, क्लियर है इतना? अब आगे हम चलेंगे, दौर कैसे बदला कि पहले इंदिरा गांधी जी का जो कद है वो इतना बड़ा था, ये कद ये बता रहा है कि कांग्रेस कितनी स्ट्रांग थी। और उसके बाद जब गठबंधन बना, उसके बाद जब ये गठबंधन बना 1999 में, है ना, तब जाके हम देखेंगे कि जो कांग्रेस है वह इसमें उसकी पोजीशन काफी कम हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर बात की केंद्रीय सरकारों की 1989 के बाद लेकर, तब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, ये क्रम आप याद कर सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह एंड मोदी जी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आएंगे अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय। अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय। तो 90 का दशक, 4-5 प्रमुख घटनाक्रम, फैसले और गठबंधन का युग हमने देख लिया, कांग्रेस का पतन, गठबंधन की राजनीति, और अब हम बात करेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय। ठीक है, आ रहा है समझ में? अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय समझा, 2-3 बार दिया, अब एक बार यहां पर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक अवधि, इस पूरी अवधि में एक मुद्दा छाया रहा जो कि था ओबीसी वर्ग को आरक्षण। और इसमें यह कहा गया कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है, एससी एसटी के अलावा और ऐसा एक अलग कोटि है जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय हैं, इन्हें पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है। और भारतीय जनसंख्या में इनका प्रतिनिधित्व, इनकी जो संख्या है वह ज्यादा है, लेकिन अगर हम प्रतिनिधित्व देखें तो यह दूर था। ये एक ऐसा तबका दूर, देखो, कांग्रेस से दूर था। कांग्रेस को यह भी कहा जाता था कि वह तो बड़े लोगों की पार्टी है, उच्च जातियों की पार्टी है। कांग्रेस पर इस तरह के आरोप आक्षेप कई बार लगाए गए। तो यहां पर यह कहा जाता है कि इस तरह का जो वर्ग है, देखो याद करो कि जब इंदिरा जी के खिलाफ 1977 के आसपास की बात करें, जनता पार्टी ने कैसे समर्थन जुटाया था, और उसके बाद कैसे वह सत्ता में आई थी। और जो जनाधार था वो यही था कि अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, इन सभी को आपस में जोड़ना। तो ये एक ऐसा वर्ग जो कि कांग्रेस से दूर जा रहा था, समर्थन कम हुआ, और गैर कांग्रेसी जो दल है उन्होंने बेसिकली इस तबके का समर्थन हासिल किया और कई सरकारें बनाई। ठीक है, 1970 में जनता पार्टी की अगर हम सरकार की बात करें तो उसमें एक फैक्टर ये भी था, एक फैक्टर इसमें ये भी था। चलो इसको लिखवा देती हूं बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंट है ये। सो मंडल अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय, अन्य
क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, इसलिए रिस्क नहीं लेंगे, लिखवा लेंगे, है ना। अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय। राजनीतिक उदय क्यों कहा? क्योंकि 27% इनको आरक्षण इसमें दिया गया और साथ ही इनका जो प्रतिनिधित्व है वह बढ़ा, राजनीति में इनका कद बढ़ा। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। और ये बेसिकली सामाजिक व शैक्षणिक, सामाजिक व शैक्षणिक। अभी देखो महिलाओं को आरक्षण दिया गया, उसका आधार क्या था? तो यहां पर हम देखेंगे कि सामाजिक व शैक्षणिक जो पिछड़ापन था इसे दूर करने के लिए, इनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक आयोग बनाया गया था, जिसे मंडल आयोग भी सामान्यतः कहा जाता है। ये कहा गया कि एक और श्रेणी है SC/ST के अलावा जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है, इसलिए सरकार को इनके उत्थान का जो प्रयास है वह करना चाहिए। और ऐसे में हम देखेंगे कि 1980 में शुरुआत, मतलब पहली बार जो शुरुआत है 1980 के आसपास हो चुकी थी। तो यहाँ पर क्या है, राजनीतिक समूहों के एक जनता दल ने ओबीसी वर्ग में जो लोकप्रिय था मंडल आयोग का गठन किया। और यहाँ पर मंडल आयोग के द्वारा ये सिफारिश की गई कि 27% जो आरक्षण है वह दिया जाए। किस किस में दिया जाए? शिक्षा में व रोजगार में, शिक्षा व रोजगार में। जब सरकार के द्वारा इस बात को माना गया, है ना, लागू किया गया इस मुद्दे को, इसके बाद काफी विरोध हुआ और इसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, कई रिट्स दायर की गई। इस मुद्दे को जब लागू किया गया तब सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई, कई केसेस आए और सुप्रीम कोर्ट ने सभी को एक केस के अंदर, एक फाइल के अंदर बांध दिया, इंदिरा साहनीवाद। और इसमें यह कहा था इंदिरा साहनीवाद, है ना। और ये जो ओबीसी 27% जो आरक्षण था, सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया था, ठीक है। असंवैधानिक घोषित जो है वह नहीं किया गया था। और इसमें यह कहा गया था कि ठीक है, नौकरी व शिक्षा में बेहतर अवसर पाने के लिए, प्राप्त कराने के लिए इस वर्ग को जो आरक्षण है वह दिया जा सकता है। और एक लोकतांत्रिक कदम इसको बनाया। अब ये मंडल आयोग जो है, जब इसकी सिफारिशों को लागू किया गया तो उस समय की जो राजनीतिक माहौल है वह बहुत इन्हीं मुद्दों से गर्म चल रहा था। देखो, मंडल आयोग की 1960 के दशक में, इसे मैं ही बता देती हूँ, मंडल आयोग की अगर हम बात करें तो पहले देखो 1960 के दशक के आसपास जो है ये प्रावधान चल रहा था, ठीक है। भारत के राज्यों में जो है ये नीति वह उत्तर भारत में लागू नहीं थी। जनता पार्टी की सरकार के समय 77-79 के समय उत्तर भारत में बेसिकली पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए एक आवाज उठाई गई थी। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, है ना, कर्पूरी ठाकुर। इस दिशा में उन्होंने काम किया और ओबीसी को आरक्षण देने की एक नीति बनाई। और फिर केंद्र सरकार ने 78 में एक आयोग बैठाया गया और इसमें यह कहा गया कि पिछड़ा वर्ग की स्थिति को देखो, अगर हमें कोई कदम उठाना होता है तो उसके पहले ये जरूर करती है सरकार की कोई एक आयोग बना दे, कोई एक कमीशन बना दे जो इस चीज को लेकर सिफारिशें दे दे कि क्या सही होगा, कौन से प्रावधानों को हम लागू करें। तो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए उपाय बताने का जो काम है वह सौंपा गया। और ये दूसरा अवसर था जब सरकार ने ऐसे आयोग को नियुक्त किया गया था और इसे आधिकारिक रूप से क्या कहा गया था, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। तो मंडल आयोग का मतलब ये नहीं था कि आप सामान्यतः जिसे मंडल आयोग के नाम से जानते हैं वो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है, ना कि पहला, ठीक है। सो इसकी अध्यक्ष जानते हो कौन से? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। मैं इसको अलग से लिख देती हूं, आपको याद रहेगा, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है। तो लोकप्रिय रूप से इसे मंडल आयोग कहा, ये इसके अध्यक्ष बने। और इस कमीशन ने क्या कहा, इसके द्वारा ये कहा गया, 80 में जब अपनी सिफारिशें दी, जनता पार्टी की सरकार इस समय गिर चुकी थी, ठीक है। और यहाँ पर 20% जो आरक्षण है, ये प्रावधान कहा कि लगभग अगर आप सरकारी नौकरियों में, शिक्षा संस्थाओं में 27% आरक्षण जो है वह दे देंगे,
कुछ भूमि सुधार के मामले भी दिए, कुछ भूमि सुधार की बातें भी की, तब जाके मंडल आयोग ने ये सिफारिश की कि ओबीसी की स्थिति को सुधारने के लिए ये जो प्रयास है वह किए जाने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और इसमें हम बात करेंगे। अच्छा, एक बात और इसमें पढ़ लो कि बच्चों, जब अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय हुआ, इस वक्त में कुछ राजनीतिक परिणाम भी हुए, इसके कुछ राजनीतिक परिणाम भी हुए। अब राजनीतिक परिणाम क्या होंगे आप खुद सोचो। जब एक वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है तो जाति आधारित और भी संगठन बनेंगे, नहीं बनेंगे? तो राजनीतिक परिणाम ये हुए कि 1980 के दशक से ही जो दलितों है वह भी आपस में संगठन इस चीज को लेकर बनाने लगे, राजनीतिक संगठन बनने लगे। और यहाँ पर एक संगठन बना जिसे कि बिमसेफ कहा गया, बिमसेफ, नॉट अ बिमसेफ, 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 ठीक है, 1978, ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। फिर इसके बाद जो काशीराम थे उनकी अगुवाई में बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी है ना, इस पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी, इस बहुजन का मतलब ये था एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक। काशीराम जो है, इन्होंने, काशीराम की अगुवाई में ये पार्टी बनी थी। और काशीराम ने क्या किया था, उत्तर भारत में बेसिकली काशीराम है ना, इनकी अगुवाई में ये पार्टी बनी थी और इन्होंने उत्तर भारत में दलित राजनीति के एक बहुत बड़े समर्थक थे। पहली चुनाव अगर हम सफलता की बात करें तो 1989 और 1999 में अगर आप देखेंगे तो यूपी के जो चुनाव थे उसमें बहुजन पार्टी को बड़ी सफलता मिली। तो ऐसे ही होता है ना, संक्रमित होती है समटाइम्स राजनीति, कि अगर एक वर्ग अपनी मांगे उठा रहा है, अगर जाति आधारित, तो जाति आधारित राजनीति तो आज भी चलती है। जाति, हालांकि हाँ, सुप्रीम कोर्ट कहता है समय समय पर चुनाव सुधार के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए इस तरह की प्रैक्टिसेस जो है वह गलत है। जाति को आधार बनाकर वोट ना मांगे जाए, है ना, हेट स्पीच और भी बहुत सारी जो सॉल्यूशन है वह सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक का परिणाम जो है वह दूसरा हुआ। दलितों ने भी इस तरह के जो संगठन है वह बनाना शुरू हुआ और ऐसे में बेमसेफ संगठन बना, बहुजन समाज पार्टी घनश्याम की अगुवाई में बनी। पंजाब, हरियाणा, इन सब में भी कोशिश की बट वहां सफलता नहीं मिली। फिर आगे 89 और 99 के आसपास जो है इनको यूपी में सफलता मिली चुनाव में। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। ये बहस आखिर कैसे शुरू हो गई? सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, ये बहस जो है वह आखिर कैसे शुरू हो गई? तो ये बच्चों ऐसा समय था, ये ऐसा समय था जब धार्मिक पहचान पर आधारित जो राजनीति है इसका उदय हुआ। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की जो बहस है वह बढ़ चुकी थी। आपातकाल के बाद हमने भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी में शामिल हो गया था, इसको भी हमने पढ़ा था पहले, है ना, इसके पहले 6 जो चैप्टर था। आगे देखो 1980 में अगर हम बीजेपी की बात करें, उदय का समय जो है वह 1980 होगा। हाँ, 91 से 96 तक इसकी स्थिति मजबूत हुई थी, 96 में सफलता मिली थी, तो 1980 जो है वह इसका उदय समय होगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर शुरुआत में तो गांधीवादी समाजवादी जो विचारधारा थी, गांधीवादी समाजवाद विचारधारा शुरू में बीजेपी ने अपनाई, लेकिन बाद में हम देखेंगे 80-84 में सफलता नहीं मिली और अब आ गया हिंदुत्व। अब क्या आ गया बच्चों? हिंदुत्व। अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना शुरू किया। हिंदुत्व की राजनीति थी, इसका रास्ता चुना और हिंदुओं को इकट्ठा यानी लामबंद जो है वह करने की राजनीति शुरू हो गई। तो यहां पर देखो, आपको याद रखना है कि अगर हम हिंदुत्व वर्ड की बात करें, हिंदुत्व का मतलब क्या था और आखिर क्यों ये हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे थे? हिंदुत्व की अगर हम बात करें तो 1923 के आसपास वीडी जो सावरकर है, वीडी सावरकर के द्वारा ये जो शब्द है वह दिया गया था और हिंदुत्व का मतलब उस वक्त बताया गया था कॉमन कल्चर। कॉमन कल्चर, हिंदुत्व का मतलब क्या? कॉमन कल्चर, है ना। तो यहाँ पे ये कहा कि राष्ट्रीयता एक संस्कृति पर ही आधारित होगी। राष्ट्रवाद जो उसको एक संस्कृति कहा गया और उस संस्कृति को हिंदू धर्म से जोड़ा गया। ठीक है, तर्क इसमें यह दिया कि मजबूत राष्ट्र जो है वह एकीकृत संस्कृति से ही बनेगा।
तो वीडी सावरकर ने इसको गढ़ा था, हिंदुत्व या हिंदूपन को, और उन्होंने क्या कहा था कि राष्ट्र की बुनियाद इसे बताया, तर्क दिया एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति की बुनियाद, और यहां पर यह कहा कि राष्ट्रीयता की बुनियाद केवल हिंदू संस्कृति है। एक संस्कृति तक तो ठीक है, लेकिन जब एक धर्म की बात हो जाए, किसी एक पर्टिकुलर धर्म और उसके कल्चर को प्रमोट करने की बात हो जाए, ऐसे में राजनीति धर्म संबंधित दिखाई देती है। तो इस दौर में क्या हुआ कि धार्मिक पहचान आधारित जो राजनीति है उसमें बदलाव आया। अब आगे देखो, आगे हम समझते हैं। देखो 1986 में दो और ऐसे मामले हुए थे। 1986 में दो और ऐसे केसेस हुए थे जिन्होंने राजनीति को बदला। आपने शाहबानो केस सुना, शाहबानो मामला 1986 में दो और मामले हुए। शाहबानो मामला 1985 का था, ठीक है। तो शाहबानो का क्या केस था कि वह अपने लिए जो मेंटेनेंस है, जो गुजारा भत्ता है, वह मांगने के लिए उन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ देना चाहिए, है ना। लेकिन सरकार ने क्या किया, एक अधिनियम लेकर आए, मुस्लिम महिला अधिनियम, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसको निरस्त किया और अलग से एक अधिनियम बना दिया, अलग से अधिनियम बना दिया। और इस नीति को बच्चों बाद में तुष्टीकरण की नीति कहा गया। क्या कहा गया? तुष्टीकरण की नीति, अपीजमेंट। तुष्टीकरण या अपीजमेंट का मतलब क्या है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी समुदाय के अनुचित मांग को मान लेना। तो ये शाहबानो केस के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के तुष्टीकरण की नीति इसको कहा गया, जब सरकार के द्वारा महिला मुस्लिम अधिनियम जो है मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 पास किया गया। और ऐसे में मुस्लिम के द्वारा ये भी कहा गया कि चूंकि मुस्लिमों के पर्सनल लॉ में ये चीज इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है, और इसलिए इसका विरोध भी किया गया। बट सरकार तो अधिनियम ला चुकी थी, सरकार अधिनियम ला चुकी थी, और इस नीति को क्या कहा? तुष्टीकरण की अधिनीति का, अपीजमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे हम चलेंगे, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और पढ़ेंगे, ठीक है। और ये होगा अयोध्या विवाद, विध्वंस उसके बाद, और गुजरात दंगे। इसमें 3 मुद्दे, अयोध्या विवाद जो शुरू में समझाया था वही, बस थोड़ा सा डिटेल और जान लेंगे। अयोध्या विवाद पहला, ठीक है, दूसरा विध्वंस और उसके बाद, और तीसरा अयोध्या विवाद, विध्वंस और उसके बाद। और इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से एक आम सहमति बनी, ठीक है। इसमें गुजरात दंगे और हम पढ़ लेंगे, गुजरात दंगे, ठीक है। अब देखो शुरू कहां से हुआ? अयोध्या विवाद। अयोध्या विवाद हम देखेंगे, फैजाबाद जिला था, फैजाबाद जिला अदालत 1996 फरवरी 1986 और यहाँ पे ये कहा बाबरी मस्जिद 1940 से जिस पे ताला लगा हुआ था, जिला अदालत ने ये डिसीजन दिया कि हिंदू चूंकि इसको पवित्र मानते इसलिए इसको ओपन कर दिया जाए। हिंदुओं की मान्यता यह थी कि यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, अच्छा देखो बेसिकली अयोध्या में मीर बाकी के द्वारा 16वीं शताब्दी में ये जो बाबरी मस्जिद है वह ढांचा बनवाया गया था, और ये कहा गया था हिंदुओं के द्वारा कि ये मंदिर के अवशेषों पर या फिर मंदिर को तोड़कर बनवाया गया। तो यहाँ पर मुगल शासक में जो सिपाही सिपह सलार था मीर बाकी, उसके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भगवान राम की जन्मभूमि इसको माना गया कि ये वो मंदिर था और इस पे बनवाया गया था हिंदू संस्कृति को दबाने के लिए। और ऐसे में लोगों के द्वारा मस्जिद को, जो बाबरी मस्जिद थी उसको तोड़ डाला, मंदिर निर्माण की बात होगी। और जो मंदिर निर्माण के समर्थक थे उन्होंने एक आह्वान किया कार सेवकों का, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कार सेवक का मतलब क्या था, इसमें हम आ गए, है ना। तो ये विवाद हमने यहाँ पे अयोध्या विवाद देख लिया कि विवाद बेसिकली अब हिंदू मुस्लिम के बीच में विवाद था, एक उसको मस्जिद और दूसरे मंदिर मान रहे थे, और अब मंदिर निर्माण की बात शुरू हो गई। विध्वंस की बात क्या हुआ कि 1992 के दिसंबर में जो संगठन इस चीज को मान रहा था कि राम मंदिर बनना चाहिए, उसने कार सेवा का आयोजन किया, और इसमें राम भक्तों से आह्वान किया कि आओ श्रमदान करो, इसको तोड़ो और मंदिर बनाओ। तो यहाँ पर ये विवाद चल रहा था और पूरा माहौल हम देखेंगे तनावपूर्ण था। और जब इस मस्जिद को तोड़ा गया, इसके बाद बहुत ज्यादा जो विवाद है, हिंदू मुस्लिम जो दंगे हैं वह फिर से शुरू हो गए। तो कहा जाता है 1984 में सिख दंगे और गुजरात 2002 में मुस्लिम।
तो यहां पर ये क्या था बच्चों की, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया था कि पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, लेकिन फिर भी 6 दिसंबर 1992 को क्या किया, विभिन्न भागों में से जो लोग हैं वह आ गए और मस्जिद को गिरा दिया। अब देखो, जब ये खबर फैली, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा शुरू हो गया और अगले 2 हफ्ते तक एक बार फिर से मुंबई में हिंसा भड़क गई। ऐसा नहीं था कि केवल अयोध्या में ही विवाद हो रहे हैं, आप देखेंगे देश की बाकी जगह पर भी इस तरह के जो दंगे हैं वह जरा में शुरू हो जाते हैं। अब देखो, इसके बाद जो ये दिसंबर 1992 का जो ये आयोजन था, उस वक्त हमारे जो मुख्य न्यायाधीश थे वह थे वेंकट चलैया, है ना, वेंकट चलैया थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और ये भी कहा कि इस वक्त जो राजनीतिक दल के नेता और मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये बहुत गलत किया है, संविधान के खिलाफ किया, अदालत की अवमानना की हो, क्योंकि अदालत ने ये कहा तो था कि आप सुरक्षा का जो है वह पूरा विवादित जो स्थल है उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करेंगे। तो यहाँ पर एक सद्भाव की जो बात है वह सुप्रीम कोर्ट कर चुका था, देश की अदालतें कर चुकी थी, बट राजनीति और अदालत दोनों डिफरेंट है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फिर मुख्य न्यायाधीश वेंकट जो चलैया जी है उन्होंने फिर ये कहा कि हम एक तरीके से धार्मिक असहिष्णुता और इस तरह के जो दंगे हुए और सरकार ने इस चीज पर काबू पाने की कोशिश नहीं की। ये पता चल गया था हमें कि जब इस तरह के दंगे भड़केंगे, आज भी अगर इस तरह के दंगे हो जाए तो सरकारी मशीनरी भी कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाती है किसी एक धर्म के प्रति। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता जो है वह समझ नहीं आता कि वास्तव में हम सेकुलरिज्म को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस अवमानना के लिए ये कहा कि 1 दिन की सजा, 1 दिन की जेल होगी, लेकिन जेल होगी प्रतीकात्मक रूप से, जेल उनको एक एक दिन के लिए जो जेल है मुख्यमंत्री और राजनेताओं को भेजा गया था, ठीक है। और इसके अलावा देखो, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, 4 अप्रैल 2002, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो शासक है वह अपनी प्रजा के बीच जाति, मत या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करे, राजधर्म का पालन करे और सबकी सुरक्षा करे। यह स्टेटमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ठीक है। तो इस वक्त ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा याद रखने हैं। अब इसके बाद देखो, ये चल ही रहा था कि श्रमदान करो, बाकी देशों, बाकी जो जगह है वहां से आ जाओ अयोध्या, और ऐसे में जब लोग जा रहे थे तब तीसरा दंगा शुरू हो गया। गुजरात में जो ट्रेन जा रही थी, 60-70 लोग उसमें सवार थे, एक बोगी में आग लगा दी गई, कहा कि सारे उन्हीं हिंदुओं को क्यों, आखिर 60-70 लोग उसमें जल के खत्म हो गए थे। और यहाँ से अब संदेश शुरू हो गया कि चूंकि हम वहां जा रहे थे इसलिए उनको मारा गया, और इस वजह से हिंदू मुस्लिम जो झगड़े हैं वह फिर शुरू हो गए कि मुसलमानों ने पूरा संदेह हुआ कि उन्होंने आग लगाई होगी। और ऐसे में लगभग गुजरात की जो हिंसा थी बच्चों, ये 2 मंथ्स, 2 माह तक चली थी, और लगभग 1100 से ज्यादा जो मुस्लिम हैं वो मारे गए थे। 1100 से ज्यादा जो मुस्लिम हैं वो यहाँ पर मारे गए थे। तो हिंदू मुस्लिम दंगे जो हैं 84 के बाद कहा जाता है कि इतने भयानक जो दंगे हैं वह हुए। और फिर इसमें यह भी समझ में आ गया था, गुजरात दंगों ने ये बता दिया था कि जो सरकारी मशीनरी है वह इस तरह के दंगों को रोकने में बहुत ही नाकाम है, नाकाफी है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट आती है 2001 से 2002 में, और उन्होंने ये कहा, अगर देखो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक स्टेटमेंट दिया था संविधान सभा में, और उसमें ये कहा था कि ये दावा ये हमारे ऊपर है कि हम इसे एक खोखला या झूठा दावा बनाएंगे या हम इस पर अमल भी करेंगे कि हमें अल्पसंख्यकों की रक्षा की जो चिंता है वह हमसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। ऐसा अगर हम कह रहे हैं तो ये दावा क्या खोखला है या नहीं है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेटमेंट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, हो सकता है इस स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन आ जाए कि अल्पसंख्यकों की रक्षा की चिंता हमसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, है ना। इसको किसी और चीज से जोड़ के पूछ दिया जाए तो यहां पर यह कहा गया। इसके बाद इस कोर्ट को, इस स्टेटमेंट को रखते हुए मानवाधिकार आयोग ने यह कहा कि जिस तरीके से 2 महीने से ज्यादा हिंसा का तांडव मचा है ना, यहां से पूरा, केवल राज्य नहीं पूरा देश जो है वह दहल उठा, और ये देश का संविधान, मूल्य, कानून, बुनियाद, इन सभी को इस तरह की जो चीजें हैं वह कमजोर करती हैं। तो देश की गरिमा, लोकतंत्र इससे प्रभावित हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा दी गई थी। अब ये सारी जो चीजें हैं वह चल रही थी, ठीक है, समझ में आया। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, देखो
1990 का दशक अगर राजनीतिक पक्ष आ जाए तब आप सरकारों का बता दो, गठबंधन के दौर का आ जाए तब आप गठबंधन का बता दो, किसने किसके साथ गठबंधन की सरकारें बनाई, है ना, कुछ चीजें बता दो। उसके बाद अगर उस दौर में सांप्रदायिकता को जोड़ के पूछते कि क्या मंडल आयोग का मुद्दा और क्या इसका राजनीति पर प्रभाव था, वो आप बता दें। राजनीति पर यह प्रभाव था कि क्योंकि बाकी जो समुदाय थे वो सब भी अब अपने संगठन बनाने लगे थे, और सारी चीजें आप बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को हमने पढ़ा। अब देखो लास्ट में हम पढ़ेंगे नई सहमति का उदय। कांग्रेस और बीजेपी की अगर हम चुनाव में जीत हार की बात करें, आओ देखते हैं कुछ आंकड़े कि देखो 1984 से शुरू करें, ठीक है। 1984 में 415 सीटें कांग्रेस के पास, ये जो ब्लू है ये कांग्रेस है, ठीक है, 415 सीटें। फिर उसके बाद 1991 की बात करें 244, ठीक है, 244। 2014 की बात करें, 2019 में देखो 52, 14 में देखेंगे तो 44, ठीक है। 4 और 9 की बात करेंगे तो 208, ये 145। और वही अब जब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की सीट्स देखते हैं कि 2014 में हमने क्या देखा कि गठबंधन का जो दौर है वह खत्म हुआ, देखो किसी एक पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत मिला। तो ये अगर हम बीजेपी की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर बीजेपी को 252 जो सीट्स है, ठीक है। और 2019 के चुनाव में 303 सीट मिली, 52 303, ठीक है। इसके अलावा देखो इस समय जो डेटा है आंकड़े है वह सीट कम है, 160 मिली 1996 में, ठीक है। फिर 1980 अगर हम 99 की बात करें 182। तो ये कुछ ऐसा डेटा है जो कि एक कांग्रेस और बीजेपी के जो एक चुनावी जीत हार है उसके कुछ डेटा बताता है। अब देखो ये कहा जाता है कि ये जो अब समय था, है ना, 2004 से 2004 में लोकसभा के जो चुनाव हुए, 2004 में जो लोकसभा के चुनाव हुए और इसके बाद से जो सरकारें हैं वह कुछ मुद्दों पर एक तरीके से एकीकृत हो चुकी थी कि हाँ इन चीजों को, ये जो सहमति है हम उसको मानेंगे। 2004 का लोकसभा चुनाव हम देख लेते हैं। 4 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है वह पूरे जोर के साथ गठबंधन में शामिल हो गई थी, राजग की जो है वह हार हो गई थी, और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो यूपीए है, देखो एनडीए कौन सा है, एनडीए हम पढ़ चुके ना, तो यहाँ पर यूपीए के गठबंधन की बात हो रही, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो है इसकी सरकार बनी थी और नेतृत्व जो है वह कांग्रेस ने किया, और यहाँ पर वाम मोर्चा जो था उसने समर्थन दिया। 2004 का जो चुनाव है उसमें एक हद तक कांग्रेस का पुनरुत्थान भी था 91 के बाद से, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2004 के चुनाव में राजग और सापरंग को कुल मिले वोटों का अंतर जो है वह काफी कम था, और दलीय प्रणाली 70 के दशक की तुलना में एकदम से अब बदल चुकी थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ठीक ठाक जो सीट है वह मिल जाती थी, लेकिन हम देखेंगे कि बाद में जो है वह एकदम कम हो गई 4 के बाद से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और अब हम पढ़ेंगे कम ऐसे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो 17वीं लोकसभा, चलो 17वीं बाद में बता देंगे, पहले कुछ पॉइंट्स बता देती हूं। और ये पॉइंट्स है कि इस समय की जो आम सहमति बनी थी कि अब जो भी सरकारें आई उन्होंने लगभग इन बातों को सभी ने फॉलो किया, तो ये आम सहमति बनी, ठीक है। वही पुराने मुद्दे उठाने हैं हमें। इसमें देखो जो आम सहमति बनती है, पहली बात इसमें ये थी कि नई आर्थिक नीति जो थी उस पे सब कायम थे, है ना। नई आर्थिक नीति, जो नए इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे कि सबने आलोचनाएं की थी एलपीजी इन सभी की नीतियों की, बट उसके बाद जो अब सरकारें आई उन सभी ने क्या किया, आर्थिक जो बदलाव थे, आर्थिक सुधार, ठीक है, या फिर नई आर्थिक नीति जो है इसका समर्थन किया। सभी ने लगभग अपनाया था, जितनी भी सरकारें आई चाहे वह गठबंधन की हो या उसके बाद भी आई, सभी ने नीतियों पर अमल किया ताकि इससे जो है देश का विकास हो सके नई नीतियों से। इसके बाद देखो जो सरकारें आई फिर उन्होंने इस चीज से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की कि अब जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, जो ओबीसी का रिजर्वेशन है, इसको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए या कम कर दिया जाए। तो बेसिकली क्या हुआ, इस बात पर भी एक सहमति बन गई, है ना। तो यहाँ पर भी एक जो सहमति है वह सभी राजनीतिक समुदाय, सभी राजनीतिक दलों ने इस चीज को मान लिया। सभी राजनीतिक जो दल थे उन्होंने क्या किया, ओबीसी का जो एक आपका एक जो सामाजिक दावा था, राजनीतिक और सामाजिक दावा, उसको स्वीकृति दी। तीसरा हम देखेंगे कि इस समय जो है वह एक और तरीके की आंधी चल रही थी जिसे कि हम रीजनल पार्टीज के रूप में जानते हैं।
तो बहुत ज़्यादा जो क्षेत्रीय दल है उनका उदय हुआ, बहुत जो क्षेत्रीय दलों का उदय है वह हुआ, और इन क्षेत्रीय दलों ने क्या किया, अपने यहाँ का जो उनका क्षेत्र, जो उनकी जगह थी, उसके संबंधित जो मुद्दे हैं वह उठाए। ठीक है, तो रीजनल पार्टीज का जो उदय है ये इस समय हो रहा था, और प्रांतीय दलों की जो भूमिका थी उसमें स्वीकृति केंद्र सरकार भी इस चीज को मानती थी कि हाँ, अगर हमें किसी पर्टिकुलर जगह का विकास करना है, वहां पर उन लोगों का जो प्रतिनिधित्व है वह नीतियों में होना चाहिए। तो एक तरह से जो रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें, उचित प्रतिनिधित्व और जो भागीदारी है वह बढ़ रही थी, और इस तरह से जो इनकी जो भूमिका है, क्षेत्रीय दलों की भूमिका, उदय ना लिख के हम ये लिख सकते हैं कि हाँ, इनकी भूमिका, क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका है, जो प्रांतीय दलों की भूमिका है, इसमें बढ़ोतरी हुई थी, इसमें जो बढ़ोतरी है वह हुई थी। ठीक है, तो आर्थिक सुधार हो गया, ओबीसी रिजर्वेशन हो गया, इसकी सामाजिक और राजनीतिक दावे की स्वीकृति, और जो क्षेत्रीय प्रांतीय दल थे इनकी भूमिका जो है वह बढ़ने लगी थी। और अब देखो, एक और जो आम सहमति बनी थी कि अब किसी की सरकार आए, गठबंधन किया है, किसी एक पर्टिकुलर की आए, तो अब विचारधारा की जगह, किसी एक विचारधारा की जगह अब काम करने को जो है वह ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया। अब क्या कहा गया कि विचारधारा की जगह, विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि, विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि, मतलब काम होना चाहिए, है ना, कार्य सिद्धि को प्रमुखता दी गई। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हो सकते हैं, बट हाँ, पर्टिकुलर अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो इम्पोर्टेंट यही सारे थे कि अब ये कहा गया कि अब विचारधारा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अब क्या महत्वपूर्ण है, अब कार्य करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संविधान के अनुसार कार्य करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं वह चल रही थी। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे बदलाव हमें बताते हैं कि कैसे कैसे राजनीति बदली। आगे हम देखेंगे, देखो 17वीं लोकसभा की अगर हम बात करें, 17वीं लोकसभा में क्या क्या, जो बीजेपी की बात करें तो लगभग 56%, बीजेपी की अगर हम बात करें लगभग कितना, 56%, 56%। ठीक है, बाकी अगर हम अदर की बात करें 20%, बहुजन समाज पार्टी देखो 2% इसे सीट मिली। ठीक है, शिवसेना, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस केवल 10% थी। तो ये क्या है, ये विभिन्न दलों की स्थिति थी 17वीं लोकसभा चुनाव में। अब देखो, आपको याद रखना है कि अब जो 2019 के, ठीक है, 2019 के जो इलेक्शंस हुए थे 543 सीट के लिए हुए थे। बाकी कुछ आंकड़े मैंने दे रखे हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि बीजेपी जो है, बीजेपी में लीडर नरेंद्र मोदी है ना, और यहाँ पर अलायंस इनका एनडीए 282 सीट्स, और सीट लास्ट इलेक्शन 282 था, और सीट इन्होंने इस वक्त में 303 जीती हुई थी। और यहाँ पर आईएनसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूपीए गठबंधन और राहुल गांधी इनके लीडर, एंड 44 सीट्स लास्ट में मिली थी, और यहाँ पर इसको इन चुनाव में 2019 में इनको 52 सीट्स मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख लीजिए। अब देखो, नेशनल, अगर हम डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें तो कहाँ कहाँ पर ये रहा, ये पूरा मैप आपको दिखाता है, बाकी आप गवर्नमेंट की साइट्स पर भी इसको देख सकते हैं। तो ये 2019 की बात हो गई। अब आया क्वेश्चन कहाँ पर, 2024 के चुनाव पर। तो 2024 का जो चुनाव है बच्चों, वो सब आपको करंट अफेयर में इससे सचेत रहना है। ठीक है, थोड़ा सा अवेयर रहेंगे कि 2024 का जो इलेक्शंस है, जो रैलियां, जो चीज़ें, जो वायदे अभी से शुरू हो चुके हैं, उसमें कौन कौन सी पार्टियां हैं, थोड़ा सा उस चीज़ पर देखें कि आखिर क्या क्या है, क्या क्या किसके एजेंडे हैं, इलेक्शंस को लेकर क्या क्या कमिटमेंट जो है वह किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में आप देखेंगे कि सरकार ने, वर्तमान जो सरकार है उसके द्वारा महिला आरक्षण जो बिल है उसको लाया गया है, लेकिन हाँ, ये कहा गया है कि इसे लागू हम करेंगे 26 में, जब डेलिमिटेशन या परिसीमन जो है वह हो जाएगा, उसके बाद होगा, है ना। सो 2024 का जो इलेक्शन है इसको आप देखें। बाकी स्टार्टिंग में हमने देखा कि क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से क्वेश्चन जो है वह पूरे दशक को लेके आ सकता है। आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं मेंस के, जो पीटी के एक दो मैच द फॉलोइंग उसको देख लेना। मेंस के क्वेश्चन देखो जरा। 1989 की अवधि में भारतीय राजनीति का मुख्य मुद्दा क्या था और इन मुद्दों से राजनीतिक दलों के आपसी जुड़ाव के कौन से ऐसे रूप थे जो सामने आए। सेकंड है, गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं कर रहे थे, और इस पक्ष विपक्ष में आप कौन से तर्क देंगे कि कोई सोच रहा था कि भाई कांग्रेस ना आ जाए, कोई सोच रहा है बीजेपी ना आ जाए। इस हिसाब से वो जो अपना गठबंधन है वह बना रहे थे, भले विपक्षी एकदम विचारधारा एकदम अपोजिट से, बट उसके बाद भी समर्थन देना, है ना। तो यहाँ पर क्या था, केवल विचारधाराओं का गठजोड़ नहीं था,
आपातकाल के बाद के दौर में बीजेपी महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी, पार्टी के विकास क्रम का उल्लेख कीजिए। कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया, इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर लगातार कायम रहा। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, क्योंकि फिर कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं थी जो अब अपने वर्चस्व दिखा सके, या जैसे कांग्रेस ने डोमिनेंस किया था वैसे किसी पार्टी ने डोमिनेंस किया हो, है ना, ऐसा नहीं था। तब ऐसे में कांग्रेस, हम ये कहेंगे, अभी भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थी। पहले तो उसने 89 के बाद से कैसे विपक्ष में बैठने का फैसला किया, बाकी उसका घटनाक्रम थोड़ा सा बता दें। अनेक लोग सोचते हैं कि सफल लोकतंत्र के लिए दो दलीय व्यवस्था जरूरी है। पिछले 30 सालों में भारतीय अनुभव के आधार पर एक लेख लिखिए, आप इसको जरूर लिखिए। और मौजूदा जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय व्यवस्था है, इसके क्या फायदे हैं आप बताइए, इसके क्या फायदे हैं? इसके फायदे ये हो सकते हैं कि एक दल जो है वो ऐसा कोई सडन या फिर ऑटोक्रेसी वाला जो डिसीजन है वह नहीं ले सकता कि नहीं वही बस डिसीजन ले लेगा कि हो गया। सभी दलों की एक तरह से सहमति चाहिए। अगर मल्टी पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी गवर्नमेंट उसको अगर रन करना है, गठबंधन की अगर सरकार है वाली जो उसको अगर चलाना है, तब ऐसा बहुत ज़रूरी होता है कि सभी लोगों की सहमति हो। सभी लोगों की सहमति कब होगी? अगर एक से ज़्यादा दल होंगे, अलग अलग जगह के लोग होंगे, अलग अलग प्रतिनिधित्व होंगे, सब अपनी बात को रखेंगे, उनकी बात को सुनना समझना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी जो है वह डिस्कशन बेस्ड ही तो है, विचार विमर्श उसका आधार है। तो सभी की बातें सुनना, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो डिसीजन लोकतंत्र में लिया जा रहा है वो ज्यादा ठीक लिया जाएगा अगर ज्यादा लोगों से पूछा और विमर्श किया गया। तो दो दलीय व्यवस्था क्यों जरूरी है? क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर दो दल, एटलीस्ट कम से कम दो दल नहीं होंगे, तब तो ऐसे में एक ही दल रहेगा, फिर वो तानाशाह हो जाएगा, हमारे पास राजनीतिक विकल्प ही नहीं होंगे, फिर कैसे लोकतंत्र? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है बच्चों। ये मत सोचना इस क्वेश्चन का आंसर लिखते समय कि आपको बाकी जो चीजें याद आ रही हैं, बाकी आपने जो लोकतंत्र और मल्टी पार्टी सिस्टम पढ़ा हुआ है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं इन सभी चीजों को अलग अलग चैप्टर्स में, उन सभी से अगर कुछ याद आ रहा है उन लाइंस को भी यहां पर लिखोगे। ये मत सोचना कि नहीं इस चैप्टर का आंसर केवल इसी चैप्टर में, हमें कौन सा, आपको 11वीं 12वीं का एग्जाम देना है, आपको यूपीएससी का करना है ना। तब ऐसे में क्या करोगे कि आपको जो भी चीजें आप इससे रिलेट कर सकते हैं वो सारी चीजें लिखें। किसी और एग्जाम्पल को आप लिखना चाहते हैं उन सभी एग्जाम्पल्स को ऐड करें। सो व्हाट नेक्स्ट? अब हमारी बची हुई है लास्ट किताब और इसके बचे हुए 7 अध्याय, 7 चैप्टर्स। तो अब तक हमने देश की राजनीति तो पढ़ ली कि स्वतंत्रता के बाद की राजनीति देश में कैसी रही, 60 के बाद का सारा दशक जो है वह हमने किस तरह से देखा। अब हम देखेंगे कि इस दौरान जो है विश्व में क्या चल रहा था। और देखो ये रिवाइज और न्यू एनसीईआरटी 2023 मैं आपको बता दूं कि हम न्यू एडिशन से पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा न्यू 2023 में? देखो 7 चैप्टर से, इसके पहले वाले में जो फर्स्ट ही चैप्टर था वही नहीं है, और अब इसमें चैप्टर 1 दो ध्रुवीयता का अंत, जो पहले चैप्टर 2 था अब इसमें 1 हो गया, ठीक है। सो चैप्टर 1 दो ध्रुवीयता का अंत, सत्ता का समकालीन केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, वैश्वीकरण। अगर आप बेसिकली इन सभी चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो आपको ये समझ, देखो आईआर का बेस आप यहाँ से तैयार करना है। तो जीएस पेपर 2 मैं एक बार आपको फिर बता दूं, जीएस पेपर जो आपका 2 है उसके लिए पूरा बेसिक आपका पॉलिटी से तैयार हो जाता है। पॉलिटी एनसीईआरटी से 11 12 की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप इस बार का जो मेंस क्वेश्चन है अगर आप देख लेंगे आपको समझ आ जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप बिना किसी स्पेसिफिक या बहुत ज़्यादा नॉलेज के बिना भी लिख सकते थे, क्योंकि आपने एनसीईआरटी का बेस पढ़ा है, आप बहुत आसानी से आंसर लिख सकते थे। सो हम देखेंगे कि जो आपका आईआर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ना, तो इसका जो आपका एक बेसिक है, ज्यादातर देखो जो क्वेश्चन आते हैं वे करंट रिलेटेड आते हैं आईआर में, करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर में जो चीजें चल रही हैं इससे टॉपिक्स को हमेशा रिलेट करके पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको बेस चाहिए तब आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा कि शुरुआत जो है वह कहाँ से होती है। तो हम दो ध्रुवीयता का जो अंत है वो कैसे हुआ, जो बाइपोलरिटी एक जो ग्रुप बन गया था एक तरीके से कि एक तरफ जो है वह कैसे अपना यूरोप शासन कर रहा है, दूसरी तरफ हम देखेंगे कि कैसे अमेरिका है, तो क्या इनकी विचारधारा है और क्या कोल्ड वॉर था, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है, कि कैसे ये जो दो ध्रुवीयता है इसका अंत शुरू हुआ, यूएसएसआर का विघटन, और ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। उस वक्त में क्या क्या केंद्र थे सत्ता के पूरे विश्व के संदर्भ में। अभी हम इंडिया का देख रहे थे, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, कब कौन सी पार्टी आई, कौन सा सिस्टम था, वो सब हमने देखा, कब एरा आया वन पार्टी का, कब खत्म हुआ, कब कोलिशन गवर्नमेंट आई 2014 में, कब, तो वो
हम पूरा सीन जो समझ रहे थे वह इंडिया का समझ रहे थे। अब हम जो बात करेंगे पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे कि इस समय विश्व में क्या हो रहा था। सो समकालीन विश्व राजनीति, ये हमारा नेक्स्ट क्लास होगा और इसका पहला चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत है ना। तो कल मैं आपको बताऊंगी कैसे इससे टॉपिक आएंगे, आईआर के कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से कवर करना है। इसको शुरू करके थोड़ी सी एक इंट्रो के साथ हम फर्स्ट चैप्टर इसका शुरू करेंगे। तो आई होप आपकी ये जो क्लास है आपको समझ में आया होगा और इस पूरे का बच्चों रिवीजन करोगे। नेक्स्ट क्लास आपको आफ्टर 24 आवर के बाद मिलेगी। तब तक आपको क्या करना है, एक बार आपने इसके नोट्स बना ही लिए होंगे, नोट्स नहीं बनाए होंगे तो बुक में ही हाईलाइट चीज़ों को कर लीजिए। बुक में हाईलाइट करने से आप आंसर की फॉर्मेटिंग करना नहीं सीख पाएंगे, जो कि मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि मैम बड़ा सब चीज़ें याद आ रही है बट हमारे पास वो शब्द नहीं है कि हम कैसे 150 और 250 शब्दों में मेंस आंसर राइटिंग करते। उसके लिए नोट्स मेकिंग एक परफेक्ट तरीका है जो आपको ये बताता है कि हाँ आप ऐसे आंसर लिखोगे, ठीक है। फिर ये रहता कि आप सोच पा रहे, कोरिलेट कर पा रहे, तो फिर आप कुछ और भी मैटर जो है वह साथ में शामिल कर लेते हैं। तो बेसिकली ये आपको सारा रिवाइज कर लेना है। और जो हाँ मैंने बताया कि क्लास की चैप्टर के शुरू में जो बॉक्स बना हुआ है उसमें जो 3-4 कॉन्सेप्ट्स 3-4 प्रश्न आपको मिले उसका आंसर आपको लिखने की कोशिश करना है। तो इसको पूरा रिवाइज करोगे, भूलना नहीं है कि नहीं अब मैम ने ये पढ़ा दिया तो चलो इसको भूल जाते हैं, अब केवल विश्व इतिहास पढ़ेंगे। और विश्व इतिहास जैसे ही आपका खत्म होगा, विश्व राजनीति जैसे ही आपकी खत्म होगी 7 चैप्टर के बाद, वैसे ही आपका शुरू हो जाएगा लक्ष्मी। क्लियर? चलिए सो बच्चों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइए। यूपीएससी बेस 2023 का पेपर देखो और ये देखो कि साल भर बाद अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है तब मेंस के लिए आप कितने तैयार हैं। अभी आपका समय है, मेंस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस करें, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।